सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथ क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले मेरा नाम है राहुल कुमार। मैं आपको यूपी बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जो कि ये 2026 के लिए आपका बैच है। ठीक है ना? और सबसे अच्छी बात इस बैच में ये है कि मैं आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना? हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड दे रहा हूँ, यानी कि आपका हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ। ठीक है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज में आपको कराऊंगा। ठीक है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, प्लस में आपका चैप्टर के अकॉर्डिंग एमसीक्यू रहेगा और आपका प्रीवियस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज मिल रहा है, कोई आपको यहाँ पे पे नहीं करने पड़ रहा है। ठीक है ना? कोई भी आपको यहाँ पे पैसा नहीं देने पड़ रहा है आपको। तो सबसे अच्छी बात है आप सभी के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं आपको हर चीज फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है ना? हर चीज फ्री में दे रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? आपका 4 से 5 साल का कोचेस आपको यहाँ पे प्रीवियस कोचेस देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो आपको ये सबसे अच्छी बात है। और सबसे पहले जो भी बच्चों मेरी क्लास में अभी तक जुड़े नहीं होंगे, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई जब तक आपको सब्सक्राइब किए नहीं होंगे तब तक आपको पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएंगे जब मेरे भी क्लास का। तो ये बनता है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको हर दिन रेगुलर मेरा क्लास चलता है, इसीलिए आपको क्या है, डेली बेस क्लास लगाना है। प्लस में आपको मैं आपका टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा, तो आपको इसमें 100% आपको पार्टिसिपेट लेना है। ठीक है ना? टेस्ट सीरीज में आपको पार्टिसिपेट 100% लेना है, क्योंकि जो कोचेस आपको बनेगा मेरा टेस्ट सीरीज से कोचेस आपको देखने को मिला, क्योंकि मैं 2025 में जो मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था उसमें क्या था, आपका हर एक क्वेश्चंस मेरे टेस्ट सीरीज से मैच किया था। ठीक है ना? इसलिए आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होना है। सबसे पहले मैं आपका थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूँ बायोलॉजी का। राइट? तो चलिए, मैं जैसे कि मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहे हैं। कौन से चैप्टर चल रहे हैं? तो मेरा चैप्टर का नाम है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बताइए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप सब पढ़े हैं कि आपका फीमेल्स में आउटर पार्ट पढ़े हैं, इनर पार्ट पढ़े हैं? ठीक है ना? तो इन सब में किसी को कहीं पे डाउट होगा तो आपको कमेंट जरूर करना है क्लास में। राइट? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास आज की। देखिए, तो मैंने जो अभी तक जो पढ़ाया हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में, यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं पढ़ा हूँ, सब पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में पढ़ा हूँ आपका फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि फीमेल्स में जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो इन सब में, यानी कि इन दोनों टॉपिक में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना? यानी कि फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बात किया था, जिसमें मैंने इसको मैं डिवाइड किया था आपका दो टाइप्स में। कितने में किया था? दो टाइप्स में। एक था आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक था आपका इंटरनल, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना? तो फीमेल्स में मैंने पढ़ा हूं कि जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो आपका इंटरनल में क्या क्या आ जाएगा और एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाएगा। देखिए, एक्सटर्नल में आपको बताया हूं मोनस प्यूबिक, मोनस प्यूबिस, लेविया मेनोरा, और मैंने बताऊं लेविया मेजोरा, और क्या बताया हूं बताओ, और बताओ क्लिस्टोरिस और फोर्चिट। राइट? यदि मैं इंटरनल के बात तो इसमें आपका आ जाएगा यूट्रस। ठीक है ना? यूट्रस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बताओ, वेजाइना, सर्विक्स, और क्या आ जाएगा बताओ, फॉलोपियन ट्यूब, और ओवरी। यानी कि ये जो है आपका इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो जो मैं यहाँ पे आपको जो लिखा हूं, मैं आपको ये ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो मैं आज यहाँ से पढ़ने वाला हूँ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसमें आपको इंटरनल के बारे में पढ़ रहे थे, और मैं आपको यूटस के बारे में डन कर चुका हूँ यहाँ तक। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे आपका लेयर ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस में जो होता है कितने लेयर होता है, यूट्रस में कितने लेयर होते हैं। तो देखिए, मैं बात करूं, यदि मैं लेयर ऑफ यूट्रस की, यदि मैं बात करूं लेयर ऑफ यूट्रस की, लेयर ऑफ यूट्रस, तो बताओ कि यूट्रस में कितने लेयर होता है। किसी को पता है कि जो फीमेल्स का जो यूट्रस होता है, इसके यूट्रस में
कितने लेयर होते हैं? तो भाई यूट्रस जो होता है, जो फीमेल्स के यूट्रस में आपका 3 लेयर होता है। कौन कौन सा होता है 3 लेयर? बताओ। तो देयर आर 3 लेयर्स प्रेजेंट, यानी कि यूट्रस में 3 लेयर्स प्रेजेंट होता है। फर्स्ट लेयर आपका आ जाएगा कौन सा? तो फर्स्ट लेयर है आपका पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। सेकेंड है आपका मायोमेट्रियम। और जो आपका तीसरा लेयर है आपका एंडोमेट्रियम। यानी कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये जो तीनों लेयर है आपका किसका है? तो यूट्रस की लेयर होता है। ठीक है ना? मैंने यूट्रस में पढ़ा था कि यूट्रस का शेप कैसा होता है? तो एंटी वर्टेड और एंटी फ्लेक्सियस शेप होता है। यूट्रस की जो साइज होता है, उसकी जो लेंथ कितनी होती है? तो 7.5 सेंटीमीटर यूट्रस की क्या होता है? लेंथ होता है। यूट्रस का वेट कितना होता है? तो 5 सेंटीमीटर इसका वेट होता है। ठीक है ना? यूट्रस का थिकनेस कितना होता है? तो 2.5 सेंटीमीटर यूट्रस का क्या होता है? आपका थिकनेस होता है। ठीक है ना? इसके बाद मैंने बात किया था कि यूट्रस जो होता है वेट कितना होता है? एक एडल्ट फीमेल्स का जो यूट्रस का जो वेट होता है वो कितना होता है? तो एक एडल्ट फीमेल्स के जो यूट्रस का जो वेट होता है आपका 50 से 60 ग्राम जो होता है, एक एडल्ट फीमेल्स का यूट्रस का वेट होता है। राइट? इसके बाद मैंने यूट्रस को डिवाइड किया था कि यूट्रस जो डिवाइड है आपका 3 पार्ट्स में यूट्रस का डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका बॉडी, सेकंड है फंडस और तीसरा आपका है सर्विक्स। ठीक है ना? मैंने फंडस के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, बॉडी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ और सर्विक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 2 में। तो आप लोग जाइएगा और जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना? इसके बाद मैं बात आता है कि लेयर ऑफ यूट्रस के बारे में। तो मैं जैसे कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि यूट्रस का 3 टाइप्स इसमें लेयर प्रेजेंट होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। चलिए अब मैं बात करूंगा पेरीमेट्रियम, हर मतलब एक बार एक करके हर एक लेयर के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट लेयर जो मेरा है आपका पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, देखिए पेरीमेट्रियम जो होता है वो आपका यूट्रस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। राइट? यानी कि जो पेरीमेट्रियम लेयर है वो यूट्रस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है और इसका जो काम होता है वो प्रोटेक्शन करता है। यानी कि जो मेरा यूट्रस होता है उसको प्रोटेक्शन करने का जो काम कर रहे हैं आपका पेरीमेट्रियम का लाइनिंग कर रहा है। और जो इसके आसपास में जो भी ऑर्गन सिचुएटेड है उससे क्या कर रहा है? इससे फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है ना? फ्रिक्शंस को रिड्यूस होने का भी काम कर रहा है। राइट? और ये जो होता है मेरा प्रोवाइड करता है आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है आपको यूट्रस का। ठीक है ना? यदि मैं आपका पेरीमेट्रियम में बात करूं तो इसमें 2 टाइप्स का लेयर प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका पेराइटल्स और एक होता है आपका विजरल्स। ठीक है ना? एक आपका हो जाएगा पेराइटल्स और एक आपका हो जाएगा विजरल्स। तो चलिए मैं यूट्रस के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ कि जो यूट्रस जो होता है मेरा, यूट्रस होता है क्या आपका? इट इज अ थिन लेयर। इट इज अ थिन लेयर्स। ठीक है ना? thin layers, it is a outermost layer of uterus। और क्या है ये जो होता है? it protects it protect it protect uterus from friction against surrounding organ। it provide structural support। ठीक है ना?
ये जो था आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि मैंने बात किया आपका पेरीमेटियम के बारे में, तो पेरीमेटियम जो लेयर होता है वो क्या होता है आपका, ये सबसे थिन लेयर होता है किसका, यूटस का। और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, यूटस की जो लेयर है सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, पेरीमेटियम की लाइनिंग है, ठीक है ना। और ये प्रोटेक्शन करता है किसके थ्रू, तो ये जो आपकी ऑर्गन जो भी सिचुएटेड होते हैं आपके यूटस के पास, तो एक दूसरे ऑर्गन में जो फ्रिक्शन होने हैं उसका रिड्यूस करने का काम कर रहा है आपका पेरीमेटियम की लाइनिंग कर रहा है। और ये जो होता है आपका क्या करता है, वो आपका प्रोवाइड करता है कौन सा, तो आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं आपके यूटस को, ठीक है ना। ये जो होता है आपकी यूटस जो होता है, जो फीमेल्स की जो यूटस होती है उसके जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, तो पेरीमेटियम की लाइनिंग कर रहा है, ठीक है ना। इतना ये नहीं है कि समझ नहीं आएगा, बहुत ये इजी है और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। पेरीमेटियम, मायोमेटियम, एंडोमेटियम कोई बहुत ये टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ ये याद करना है कि जो देखो मैं यहाँ पे आपको जो ना इसका अंदर का बात बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये काउंसिलर होता है, ठीक है ना, ये इसका काम क्या होता है, तो इसका आपको फंक्शन नहीं पूछेगा। इसका फंक्शन आपको सिर्फ आपका फर्स्ट सेम में काम आएगा, जब बीएससी में आपका एडमिशन हो जाएगा ना, तो फर्स्ट सेम में हर एक का आपका फंक्शन, इसका फिजियोलॉजी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों टाइप से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आगे चल कर भी दिक्कत ना हो, आगे का भी नोट्स यही काम आ सकते हैं और पीछे भी आपको ये काम आ जाएगा, यानी कि एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन हो गया, प्लस में ये आपका फर्स्ट टाइम के भी ये नोट्स आपको बन जाएगा। तो इस तरफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो देखिए मैंने बात किया पेरीमेटियम के, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि यूटस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, यूटस का मिडिल लेयर कौन सा होता है, यूटस का इनर लेयर कौन सा होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सा लेयर बताओ, नेक्स्ट कौन सा लेयर है दूसरा, तो सेकेंड लेयर जो लेयर है आपका, सेकेंड लेयर का नाम है आपका मायोमेट्रियम। सेकेंड लेयर का नाम है आपका मायोमेट्रियम, ठीक है ना। ये कौन सा लेयर है यूटरस का, तो सेकेंड लेयर है। यदि मैं मायोमेट्रियम के बारे में बात करूं, तो मायोमेट्रियम जो होता है वो सबसे थिक लेयर होता है, और ये जो होता है मिडिल लेयर ऑफ यूटस, यानी कि ये थिक और ये मिडिल लेयर आपका यूटस का होता है, जिसका नाम है मायोमेट्रियम। इट इज कंपोज ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, यानी कि ये जो बना होता है आपका स्मूथ मसल्स फाइबर्स का ये बना होता है, और यह हाईली वेस्कुलर होता है, यानी कि इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा ब्लड का सप्लाई होता है, यानी कि इसमें आपका ब्लड रिच ब्लड सप्लाई कहाँ पे होता है यूटस में, तो मायोमेट्रियम के लाइनिंग में होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका काम क्या होता है, ये आपका पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग लेबर के समय, यानी कि जब बच्चे को जन्म देता है फीमेल्स वुमेन्स, जब बच्चे को जब जन्म देता है तो उस समय क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पावरफुल काफी ज्यादा हद तक कॉन्ट्रैक्शन देने का काम कौन कर रहा है, मायोमेट्रियम लाइनिंग, जिससे क्या होता है आपका फीटस बाहर की ओर निकलता है, ठीक है ना। और इस ये जो हेल्प कर रहे हैं आपका किसके थ्रू, तो आपका मेंस्ट्रुअल फॉलो, यानी कि जो भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको फॉलो करने, यानी कि उसको जो बाहर निकालने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। और ये यूटस का क्या होता है बताओ, मिडिल लेयर में आपको ऑटोमेटिक बोल ही चुका हूँ। और ये जो बना होता है आपका सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, यानी कि जो मायोमेट्रियम की लाइनिंग होता है वो सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। समझ में आ गया, चलिए तो लिख लेता हूं मैं आपका मायोमेट्रियम के बारे में, ये कौन सा इसका काम क्या होता है, इसका फिजियोलॉजी के बारे में। तो देखिए ये जो होता है आपका इट इज थिक middle layer of uterus. It composed smooth muscle fiber. It's composed a smooth muscle fiber. Next है it is highly blood सप्लाई, यानी कि यहाँ पे क्या है रिच ब्लड सप्लाई, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स क्या है
काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड का सप्लाई यहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो होता है वो जो होता है इट प्रोड्यूज पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। और क्या लिख सकता हूं कि इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना। समझ में आ गया कि जो मायोमेटियम जो लाइनिंग होता है यूटरस का मिडिल लेयर होता है, ये जो बना होता है आपके स्मूथ मसल फाइबर्स का ये बना होता है। इसमें क्या होता है आपका बहुत ज्यादा इसमें ब्लड का सप्लाई होता है, यानी कि हायर वेस्कुलर सप्लाई। वेस्कुलर मतलब क्या होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है ना। तो इसमें क्या आपका ब्लड वेसल्स के काफी ज्यादा मात्रा में इसमें सप्लाई होता है, जिससे क्या होता है आपको ड्यूरिंग सेक्सुअल के दौरान ये आपका क्या करता है इरेक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना। ये जो होता है आपका पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग लेबर के समय, यानी कि जब बच्चे को जन्म देता है फीमेल्स, तो उस समय जो होता है मायोमेटियम लाइनिंग यूटरस को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, जिससे क्या होता है आपका फीटस बाहर की ओर निकलता है। ठीक है ना। ये जो कंसिस्ट होता है आपका सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू से। समझ में आ गया ये किससे कंसिस्ट होता है? सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक है ना। हाँ चलिए मैं नेक्स्ट और इसके बाद मैं बात करूं कि जो इसमें जो लेयर होता है आपका दो टाइप्स का लेयर होता है। आपको इसका डिटेल्स में नहीं बोलूंगा, बट इसका जो लेयर होता है टू टाइप्स का आपका मायोमेटियम का लेयर होता है। इसमें आपका लेयर लिख सकते हैं, एक लेयर होता है आपका कौन सा, तो स्ट्रेटम वैसिलस। स्ट्रेटम कौन सा रहेगा, स्ट्रेटम वैसिलस। और एक आपका हो जाएगा स्ट्रेटम फंक्शनैलिज। स्ट्रेटम वैसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनैली जो है वो दो टाइप्स का जो लेयर है आपका ये यूटर्स का मायोमेटियम का लेयर होता है, जो कि आपका यूटर्स का ये लेयर है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो मायोमेटियम होता है इसमें दो टाइप्स का लेयर होता है, एक आपका स्ट्रेटम वैसिलस हो जाएगा और एक स्ट्रेटम फंक्शनैलिज्म हो जाएगा। राइट, सभी को क्लियर बताओ। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एंडोमेट्रियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो एंडोमेट्रियम के लेयर के बारे में बात करेंगे। ये जो मेरा आपका कौन सा लेयर है, तो तीसरा लेयर है, जो कि इसका नाम है आपका एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम्स ये जो लेयर है आपका यूटरस का सबसे इनर लेयर, यानी कि सबसे अंदर का लेयर जो है आपका यूटरस का एंडोमेट्रियम होता है। और इसका जो काम की बात करता हूँ तो ये जो प्रोवाइड कर रहा है आपका फीटस को नरिशमेंट, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जो बच्चे माँ के भ्रूण में जब पल रहे होते हैं तो उस समय जो आपका बच्चे को जो भी नरिशमेंट देने का काम कर रहा है, जो भी भोजन देने का काम कर रहा है आपका एंडोमेट्रियम होता है, प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। ठीक है ना। इसका जो ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि जब आपके फर्टिलाइजेशन आपके फॉलोपियन ट्यूब में हो जाता है, फीमेल्स के फॉलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसके बाद क्या होता है आपका जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर क्या होता है आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन जो होता है आपका एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में ही इम्प्लांटेशन होता है। तो इसके मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटरस। इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटरस, यानी कि ये जो होता है आपका यूटरस का सबसे इनर लेयर होता है। ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड नरिशमेंट इन फीटस, यानी कि वो फीटस को नरिशमेंट देने को काम करता है। ठीक है ना।
इट रिस्पॉन्सिबल फॉर responsible of implantations of fertilization ovum. Plantations of fertilizations ovum. ठीक है ना। इसका क्या काम होता है, तो इसका काम है, मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि जो इसका काम होता है किसके लिए होता है बताओ। इसका काम होता है कि ये जो होता है ये आपका यूटस का सबसे इनर लेयर होता है। क्या होता है बताओ, यूटस का जो सबसे इनर लेयर है कौन सा है, तो आपका एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ये आपका यूटस की सबसे इनर लेयर होता है। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने बताया हूँ आपको कि जो ये जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये जो रिस्पॉन्सिबल है आपका फीटस को नरिश देने का काम कर रहा है। ठीक है ना। फीटस को नरिश देने का काम जो कर रहा है, कौन कर रहा है, तो आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो कि यूटस का सबसे इनर लेयर होता है। और आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन जो होता है यूटस में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो प्रेगनेंसी जो होता है ना आपका फीमेल्स में, तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है भाई, जैसे कि मान लो मैं पांचवें यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये आपका फीमेल्स का फॉलोपिन ट्यूब है। एक मिनट रुक जाओ। जैसे कि ये आपका फीमेल्स का फॉलोपिन ट्यूब है, ठीक है ना, ये फीमेल्स का फॉलोपिन ट्यूब है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकला आपका, यहाँ से आपका एग निकला। ठीक है ना। ये जो एग निकल के आया कहाँ पे आपका, ये पार्ट है एम्फूला। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एग आया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म भी आया यहाँ से, इधर से स्पर्म आया, इधर से स्पर्म आया ऐसे करके, और फॉलोपिन ट्यूब में यहाँ पे आपका एम्फूला के पास फर्टिलाइजेशन हो गया। यदि ये फर्टिलाइजेशन हो गया, यदि ये यहीं पे डेवलपमेंट होने लगा, ये लास्ट कंडीशन में बताऊंगा। ठीक है ना, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। तो देखिए कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कहाँ आएगा, फिर ये धीरे धीरे यानी कि 1 से 2 वीक में आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यूटस के पास। ये आपका आ गया यूटस के पास आ गया, आपका ये फर्टिलाइज हो गया, आपका ये यूटस के पास हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ठीक है ना, फॉलोपिन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फिर ये जो आपका जो फर्टिलाइज एग जो था वो आपका कहाँ आ गया, यूटस के पास आ गया। यूटस के पास आया, फिर यहाँ पे क्या बना, आपका जाइगोट बना। जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद इसमें क्या हुआ, इसमें आपका ब्लास्टोसिस बना, यानी कि क्या बना, सॉरी इम्ब्रोयो बना। इम्ब्रो समझते हो ना, यानी कि इसमें सेल का डिवीजन 8 से 16 हो गया। ठीक है ना, इसमें सेल्स का डिवीजन भी हो चुका है, फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है। अब बात रहा किसका, तो इसका ग्रोथ होने के लिए, इसका डेवलपमेंट होने के लिए कहाँ होगा, तो जो ये यूटस जो है ना, ये यूटस, तो यूटस का जो सबसे इनर का लेयर होता है, सबसे इनर लेयर है, इसका नाम है आपका एंडोमेट्रियम। क्या नाम है भाई, तो इसका नाम है एंड्रोमेट्रियम। तो ये जो आपका जो फर्टिलाइज एग था ये आपका कहाँ आ चुका है, आपका आ गया है यूटर, एंडोमेट्रियम ग्लैंड भी आपके चिपक गया है। ठीक है ना, इस यहाँ पे क्या चुका है, यहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ यूटस में, राइट, जैसे ही इम्प्लांटेशन यूटस में हुआ तो यहाँ से इसका कनेक्शन बन गया, यानी कि इसमें कनेक्शन बन गया, और यहीं से आपको इसको क्या मिलेगा, नरिश देने का काम करेगा। ठीक है ना, ये इसको सपोर्ट करेगा, नरिश देगा, राइट, यानी कि जो भी फीटस को खाना पीना चाहिए वो प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इस फीटस के पास पहुंचता जाएगा। समझ में आ गया, तो ये था आपका एंडोमेट्रियम की फंक्शन, राइट। तो यही मैं यहाँ पे बताया हूँ कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है वो सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग होता है। ये जो होता है फीटस, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है फीटस को क्या देने का, नरिश देने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, नरिश देने का काम कौन कर रहा है, तो एंडोमेट्रियम कर रहा है। और ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फिर जो इम्प्लांटेशन हो आपका एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में ही होता है, राइट। चलिए, तो समझ में आ गया कि पेरीमेटियम, मायोमेटियम और एंडोमेटियम। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों का एक छोटा सा एक चार्ट बना देता हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स, ताकि आप सबको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे मैं एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ
जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। देखिए, मैंने पहले बात क्यों कि पहले कौन सा लेयर है, पहला लेयर का नाम है आपका पेरीमेट्रियम। पेरी बीच के लेयर का नाम है मायो, और जो सबसे इनर लेयर है एंडोमेट्रियम। ठीक है ना। चलिए मैं बात करता हूँ पेरीमेट्रियम के बारे में। तो ये जो होता है आपका आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सा है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है ना। ये जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, तो ये आपका ये पेरीमेट्रियम का लेयर करता है। समझ में आ गया। ठीक है ना। ये ट्रांसपेरेंट है, जैसे हो ना बहुत थिन, ये हो जाए आपका थिन एंड ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, यानी कि पतली और ये झिल्लीदार की तरह होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मायोमेट्रियम। ये जो होता है आपका, ये कौन सा लेयर होता है, तो ये जो होता है इट इज अ मिडिल लेयर, यानी कि ये आपका बीच का लेयर होता है। ठीक है ना। क्या होता है, ये बीच का लेयर होता है। ये जो होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग लेबर, यानी कि जब बच्चे को जन्म देता है उस समय ये जो होता है मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन देने का काम करता है। समझ में आ गया। और ये जो होता है आपका आपका राइट, समझ में आ गया। ये जो बना होता है, ये जो कंपोज होता है स्मूथ मसल फाइबर से ये बना होता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका एंडोमेट्रियम। यदि मैं एंडोमेट्रियम के बारे में बात करता हूँ, ये जो है मेरा आपका इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। ये जो होता है इसमें इट प्रोवाइड नरिशमेंट फीटस, यानी कि बच्चे को नरिश देने का काम कर रहा है। और क्या कर रहा है, और इसका जो काम है ये इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, तो यूटस में क्या हो रहा है आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो ये था इसका शॉर्ट नोट्स। राइट, समझ में आ गया। चलिए, तो सभी को समझ में आया कि एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम और पेरोमेट्रियम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो नेक्स्ट जो है मेरा आपका फॉलोपियन ट्यूब। कौन सा है, फॉलोपियन ट्यूब। देखो फॉलोपियन ट्यूब क्या होता है, देखो फर्टिलाइज कहाँ हो रहा था बच्चों, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था बताओ, आपको पता है फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था, फॉलोपियन ट्यूब में। ठीक है ना। तो इसी के बारे में बात करो यहाँ पे। फॉलोपियन ट्यूब जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बताओ बताओ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉलोपियन ट्यूब कैसा होता है, ये दिखने में कैसा होता है, इसका काम क्या होता है, उसकी साइज क्या होता है, आपको पता होगा नहीं सबके बारे में थोड़ा बहुत। देखो मैं फॉलोपियन ट्यूब के बारे में बात करता हूँ। तो ये जो होता है वो फॉलोपियन ट्यूब जो होता है वो पेयर और नैरो ट्यूब होता है, यानी कि क्या होता है यूटस के दोनों साइज प्रोजेक्ट होता है ना फॉलोपियन ट्यूब। यानी देखो ना यहाँ पे बताया हूँ मैं आपको ऑलरेडी, यहाँ पे बता चुका हूँ कि एक ये हो गया फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट है, और इधर भी होता है ना। तो क्या होता है ये पेयर होता है, यानी कि ये जो होता है फॉलोपियन ट्यूब आपका कैसा होता है, पेयर और नैरो ट्यूब होती है, यानी कि पतली ट्यूब होते हैं और पेयर में होता है। ठीक है ना। इसका जो ये क्या होता है बताओ, इसको हम लोग मुलेरिया डक्ट भी कहते हैं, और ये ओबी डक्ट कहते हैं, या यूट्राइन्स साल्फिंगस भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ फॉलोपियन ट्यूब का जो साइज होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है।
इच फॉलोपियन ट्यूब साइज 10 to 12 सेंटीमीटर। और जो फॉलोपियन ट्यूब होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ओवम को, कहाँ से बताओ, ओवरी से ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम कर रहा है आपका फॉलोपियन ट्यूब कर रहा है। देखो ना यहाँ पे ये क्या है, ये जो आपका एक ये क्या है आपका बताओ, ये ओवरी है ना, ये ओवरी से जो ओवम निकला, ये जो ओवम निकला वो किसके थ्रू जा रहा था, फॉलोपियन ट्यूब के थ्रू जा रहा है ना। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आपका सीलिया होते हैं, सीलिया होता है। सीलिया का काम क्या होता है, तो ये आपका एक को मूवमेंट देता है, एक को मूवमेंट यानी कि इसको क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है सीलिया के थ्रू। तो फॉलोपियन ट्यूब क्या करता है, एक को ट्रांसपोर्टेशन होने में काम करता है, कहाँ से, तो ओवा से ओवरी में, सॉरी ओवरी से कहाँ करता है फॉलोपियन ट्यूब एम्फूला तक, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे जो बेसिक इसका जो इंट्रोडक्शन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो फॉलोपियन ट्यूब होते हैं आपका, ये जो फॉलोपियन ट्यूब होता है, द फॉलोपियन ट्यूब नैरो एंड पेयर ट्यूब, यानी कि ये पतली और पेयर में ये ट्यूब आपका प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका जो अदर नेम है ओविडक्ट, ठीक है ना, या मुलेरिया डक्ट भी बोलते हैं, मुलेनिया डक्ट भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, तो यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब या साल्फिंगस, साल्फिगेंस, ठीक है ना, ये बोलते हैं। यदि मैं इसकी साइज के बारे में बात करता हूँ तो इसका जो साइज होता है आपका 10 to 12 सेंटीमीटर फॉलोपियन ट्यूब का साइज होता है, इसका लेंथ होता है, ठीक है। ये जो होता है आपका क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसको कर रहा है, तो ओवम को ट्रांसपोर्ट करा ओवरी से, ठीक है, ओवम को ट्रांसपोर्टेशन करा ओवरी से। यहीं पे क्या होता है, साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर सभी को। मैंने यहाँ पे बात किया हूँ कि जो फॉलोपियन ट्यूब होता है वो आपका पेयर और नैरो लाइक एक ट्यूब होता है, यानी कि दो प्रेजेंट होता है। पेयर मतलब क्या होता है, दो, पेयर का मतलब होता है आपका दो, ठीक है। ये आउटर मोस्ट ओबी, यानी कि इसको मैं अदर नेम से बात करता हूँ तो इसको अदर नेम क्या है, इसका जो अदर नेम है ओविडक्ट या मुलेनिया डक्ट बोल सकते हैं, या आपका यूट्राइन साल्फिंगिंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि मैं साइज की बात करता हूँ फॉलोपियन ट्यूब का, तो इसका साइज होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, इसका लेंथ होता है। ये जो काम होता है, ये इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो ओवम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहाँ से, ओवरी से कर रहा है। फर्टिलाइजेशन आपका फॉलोपियन ट्यूब में होता है, पार्ट ऑफ एम्फूला, जो कि फॉलोपियन ट्यूब का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एम्फूला होता है, और एम्फूला में ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है फॉलोपियन ट्यूब में। क्लियर सभी को। देखो मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बार बार बोलने से क्या होगा, आप सुनोगे सही से, और जैसे रिपीट करूंगा तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, छप जाएगा, ठीक है। जैसे पेपर छपता है ना, वैसे आपके दिमाग में छप जाएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए बच्चों, बच्चों ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, क्योंकि मैं आपको इतना इजी से पढ़ा रहा हूँ और हर एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए रिलेबल है, और आपके फ्यूचर्स में ये बहुत काम आएगा। जब आप बीएससी फर्स्ट टाइम में जाएगा ना तो बहुत काम आएगा, ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो अच्छे से पढ़ेंगे वो अच्छे से अपना हर चीज़ कर पाओगे, ठीक है ना। 1 घंटे पढ़ो, कंसंट्रेट होके पढ़ो, अपने लाइफ का बेटर बनाओ। भाई 23 घंटे तो आप लोग खेलते ही हैं, 1 घंटे तो आप नहीं दे सकते हैं। 1 घंटे के लिए क्या है भाई, बहुत बड़ी बात है। 1 घंटे दो, पढ़ो लिखो अच्छे से, और 24 मार्क ऑब्टेन करके जाओ अपने सीनियर एग्जाम में बायोलॉजी से, ये मेरा गारंटी है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस यहीं से बनेगा। मैं बार बोलता हूँ कि हर एक क्लास में क्वेश्चंस, मेरे क्लास में जितना पढ़ाया हूँ क्वेश्चंस यहीं से बनेगा। जो मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा क्वेश्चंस यहीं में से आएगा। तो पढ़ो फिर टेस्ट देखो। क्वेश्चंस करने में तब मजा आएगा जब आपको थ्योरी आपको पता होगा। जब आपको थ्योरी पता ही नहीं होगा,
आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में ए बी सी ऑप्शन में लगाते जाएगा बिना पता, लेकिन जब आपको थ्योरी पता रहेगा ना तो क्वेश्चंस करने में भी आपको मजा आएगा। तो इसीलिए पहले थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फॉलोपियन ट्यूब के पार्ट के बारे में कि फॉलोपियन ट्यूब का कितना पार्ट होता है, ठीक है ना। हम बात करेंगे पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। तो फॉलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है, कितने पार्ट होता है बताओ। तो फॉलोपियन ट्यूब का आपका 4 पार्ट होता है। फर्स्ट इसका हो जाएगा इंटरनल पार्ट, सॉरी इंटरस्टिशियल पार्ट, इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका कौन सा है, स्थमस। नेक्स्ट पार्ट है आपका इम्फ्यूला, और जो फोर्थ पार्ट है इसका, इस पार्ट का नाम है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है ना। ये जो फॉलोपियन ट्यूब है मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो फॉलोपियन ट्यूब है, ये जो पार्ट है नैरो पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। इसको हम लोग एस्थमस बोलते हैं, ठीक है ना। एस्थमस के बाद इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है ना। ये जो मुड़ा हुआ पार्ट इसको बोलते हैं हम लोग एम्फुला, राइट। ये जो पार्ट यहाँ पे फिमरी लाइक एसो इसको बोलते हैं हम लोग इनफंडिबुलम, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम लोग इनफंडिबुलम, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बताओ कौन सा, एस्थमस। समझ में आ गया सभी को कि पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। तो फॉलोपियन ट्यूब का 4 पार्ट होता है, इंटरस्टिशियल पार्ट, एस्थमस, एम्फुला और इनफंडिबुलम। ये जो 4 पार्ट है आपका फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, ठीक है ना। ये जो 4 पार्ट है आपका फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। तो हम हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मेरा पहला पार्ट कौन सा था, इंटरस्टिशियल पार्ट, इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है ना। इस पार्ट के बाद में बात करता हूं, तो ये जो होता है आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है आपका फॉलोपियन ट्यूब का, फॉलोपियन ट्यूब। समझ में आ गया, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, तो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है इसका जो साइज के बारे में बात कर, तो इसका जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है 1.24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका साइज कितना होता है 1.24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेरा पार्ट का था आपका एस्थमस। देखिए यदि मैं एस्थमस के बारे में बात करूं तो ये क्या होता है, ये जो होता है आपका ये थिक पार्ट होता है, ये थिक पार्ट होता है और एंड नैरो पोर्शन होता है, नैरो पोर्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, यानी कि ये फॉलोपियन ट्यूब का थिक और नैरो पोर्शन कौन सा होता है, तो आपका एस्थमस होता है। इसका जो साइज के बारे में बात करता हूँ, इसका जो साइज होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। इसका साइज कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो पहले मैं चारों पार्ट को लिख देता हूँ, फिर हमें हर एक पार्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तीसरा पार्ट जो था मेरा, इस पार्ट का नाम है आपका एम्फुला। क्या नाम है एम्फुला, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आपका फॉलोपियन ट्यूब का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, इट इज longest part of फॉलोपियन ट्यूब। इसकी साइज के बारे में बात करूँ तो इसका जो साइज होता है आपका 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है,
ठीक है ना, कितना होता है, तो 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजेशन होता है एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, एक्टोपिक। एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया था कि जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, यहाँ पे जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है आपका कहाँ पे, तो फॉलोपियन ट्यूब में, जैसे कि पार्ट है आपका इम्फूला में फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया, यदि ये फर्टिलाइज एक यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि ये मूवमेंट करके यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका यही एक डेवलपमेंट होने लगेगा। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये जो प्रेगनेंसी आपका सबसे पेनफुल प्रेगनेंसी होता है, जिसमें एक फीमेल्स का डेथ भी हो सकता है। ठीक है ना, मान लो कि भाई फॉलोपियन ट्यूब बहुत नैरो पार्ट होता है और यहीं पे जब एक का डेवलपमेंट होगा, फीटस का डेवलपमेंट होने लगेगा, तो इस फॉलोपियन ट्यूब को रप्चर कर, यानी कि इसको क्या कर देगा, इसको रप्चर कर देगा। जैसे रप्चर करेगा तो फीमेल्स की से क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिससे क्या हो सकता है, फीमेल्स को डेथ भी हो सकता है। तो जैसे कि हो सकता है, तो इसीलिए बोला कि फीमेल्स को क्या होता है, आपको टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि इसका पता रहता है कि फीटस इसका सही सलामत है कि नहीं है, कहाँ पे इसका फीटस डेवलपमेंट हो रहा है, सही पोजीशंस में है कि नहीं है, इन सब से ये पता लगता है। लेकिन आजकल के ज़माना में क्या हो चुका है, इसका अपोजिट हो चुका है, यानी कि जो ये चेक बहुत कम करवाएगा, सिर्फ एक ही चेक करवाएगा कि ये लड़का है या लड़की है। जैसे लड़की है तो उसको बाहर सफाई करवा देता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट बना है कि आपका फीटस कैसे आपके जो भ्रूण में पल रहे हैं, इसका पोजीशन कैसा है, इसका जो भी जहाँ पे इसका रहना चाहिए वहाँ पे है कि नहीं है, इन सब के बारे में यहाँ पे देता है। लेकिन ये है कि आजकल के कुछ जमाना उल्टा चल गया है। तो समझ में कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। तो यहीं पे मैं बात किया हूँ कि जो ये क्या होता है, आपका एक टॉपिक प्रेगनेंसी बहुत कॉमन होता है कहाँ पे, तो आपका इन्फुला में होता है। ठीक है ना, जो मेरा फोर्थ पार्ट जो था, इस पार्ट का नाम क्या आपका इनफंडिबुलम ना पार्ट है। इस पार्ट का क्या नाम है आपका, इनफंडिबुलम। ये जो फोर्थ पार्ट है, इस पार्ट का नाम है इनफंडिबुलम। यदि मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये आपका क्या होता है, फनल शेप का होता है और ये क्लोजली अटैच होता है आपका ओवरी से। ये कैसा होता है, तो ये जो होता है आपका फनल शेप का होता है, समझ गए ना, और एंड क्लोजली अटैच ओवरी। ठीक है ना, ये ओवरी से क्लोजली अटैच होता है। इसकी मैं मार्जिन की बात करता हूँ तो इसका जो मार्जिन होता है 22 टू 30 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं, कॉल्ड फिम्ब्री। ठीक है, जिसको हम लोग फिम्ब्री बोलते हैं। मैं इसको हर एक के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, अच्छे से बताऊंगा। पहले आपको इसको डिटेल्स में लिख लेता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ। समझ में आ गया ना सभी को। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूँ, ये जो होता है, ये ड्यूरिंग ओवुलेशन फिंगर लैप ट्रैप ओसाइड, यानी कि ये जो होता है वो ट्रैप करता है, ट्रैप करता है किसको, तो बताओ, ओवम को ट्रैप करता है। इसको oocyte ही बोलते हैं। ओवम को दूसरा नाम क्या है, oocyte, यानी कि वो आपका ओवम को ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है ना, समझ गए ना, तो इसका ये काम होता है। तो मैं इसका सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, जो यहाँ पे जितना मैं बताया हूँ फीमेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर इसका हर एक फॉलोपियन ट्यूब को डिस्कस करूंगा पार्ट बाय पार्ट। इसका मैं हाफ पोर्शन बना रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखो ये क्या है आपका फिमरी लाइक वैसी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एम्फुला, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्या बताया हूँ, जो फर्स्ट इसका जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है इसका
इंटरशियल पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट है आपका फॉलोपियन ट्यूब का क्या होता है बताओ, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इसका साइज होता है आपका 1.24 सेंटीमीटर, यानी कि जो फॉलोपियन ट्यूब का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है आपका इंटरशियल पार्ट होता है, उसकी जो साइज होता है आपका 1.24 सेंटीमीटर होता है। और ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको ये मार्क कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्थमस। यदि मैं स्थमस के बारे में बात करूं तो स्थमस क्या होता है, ये थिक पार्ट एंड नैरो पोर्शन होते हैं, यानी कि ये क्या होता है आपका थिक होता है और ये काफी नैरो होता है, काफी नैरो पार्ट होता है आपका फॉलोपियन ट्यूब का, कौन सा, तो स्थमस होता है, ठीक है ना। इसकी जो साइज होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर इसकी साइज होता है। क्लियर सभी को। चलिए अगला जो मेरा पार्ट है, इस पार्ट का नाम है आपका, इस पार्ट का नाम है, कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट का नाम है आपका इन्फुला। यदि मैं इन्फुला की बात करता हूँ तो ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट बात करूँ तो इन्फुला होता है, ठीक है ना, फॉलोपियन ट्यूब का। इसकी जो साइज होता है आपका 5 सेंटीमीटर इसकी साइज होता है, कितना होता है बताओ बच्चों, तो 5 सेंटीमीटर आपका इन्फुला का साइज होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन आपका क्या होता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, जिससे क्या होता है, एक ये पेनफुल प्रेगनेंसी होता है, पेनफुल प्रेगनेंसी है, ठीक है ना। तो पेनफुल प्रेगनेंसी कौन सा है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि इसमें ह्यूमस का एक फीमेल्स को डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने वो फोर्थ पार्ट है, इसको हम बोला इन्फंडिबुलम, जो कि एक फन शेप का होता है, कैसा होता है, एक फन शेप का होता है, और ये क्लोजली अटैच होते हैं आपका ओवरी से, यानी कि जो देखो ना यहाँ पे ये क्या है, ये आपका एक फनल शेप का है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इन्फंडिबुलम, इसी पार्ट को हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम। ये क्लोजली अटैच किससे है, ये आपका ओवरी है, इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट है ये आपका ओवरी है, क्लोजली अटैच है ना, हाँ यही क्या है, ये क्लोजली अटैच ओवरीज होता है। यानी कि ये 25 से 30, यानी कि ये जो फिंगर आप देख रहे होंगे, ये जो फिंगर आप देख रहे होंगे, इस फिंगर कितना है, ये जो फिंगर है आपका 25 से 30 फिंगर होता है, यानी कि 25 से 30 फिंगर ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इसमें बात किया गया है, राइट, समझ गए, 25 से 30 फिंगर होता है इसमें बना। और मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहाँ होता है, तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक प्रेगनेंसी जो कि आपका एम्फूला का पार्ट होता है। बताओ सभी को क्लियर, किसी को कहीं पे डाउट नहीं, क्लियर सभी को। चलिए तो मैं अब यहीं तक आज ही क्लास रहेगा आज की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको आप सबको थोड़ा पढ़ के आना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस ये साइकिल होगा, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंस जो है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, राइट। तो आप सबको पढ़ के आना है। तो बताओ कि जितना आप आज पढ़े हैं इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है ना, किसी को दिक्कत है बताओ, एक भी पार्ट में जैसे मैं पढ़ाया हूँ कहीं कुछ तो छूटा नहीं है ना, देख लेता हूँ मैं, बताओ जितना आप सब पढ़े हैं आज की क्लास में, लेयर ऑफ यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब, पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब्स, बताओ किसी को दिक्कत नहीं है ना, डरना भी नहीं चाहिए, जिसको भी होगा हमको कमेंट में बता देना है, ठीक है ना बच्चों। ये आप ही की क्लास है और ये आपको ही अच्छे से पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ काम है आपको कंटेंट देना और आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो मेरे इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेगा ना, उसको मैं गारंटी देता हूँ इसका 24 मार्क कोई नहीं रोकेगा बायोलॉजी में, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आपका टेस्ट सीरीज में लॉन्च करूंगा, जो कि इसमें आपका 2000 से 3000 कोचिंग रहेगा। सोचो कि यदि आप 2 से 3 हजार कोचिंग यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बताओ यार 24 कोजेस बायोलॉजी में, सोचो कि 2 से 3 हजार कोजेस बायोलॉजी में करवाऊंगा, तो 24 कोजेस में आपको दिक्कत होगा करने में, नहीं होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट का कोजेस आपको मिलेगा, 11th का मिलेगा, 12th का मिलेगा, फिफ्थ जो सिक्स जो भी बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर एक कोजेस आपको इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड रहता है, समझ गए ना। तो आपको एक भी कोजेस करने में दिक्कत नहीं होगा आपके एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। ये आप लोग सिर्फ आपको पढ़ना है और नोट्स बनाना है, गारंटी मेरा है आपको नंबर दिलाना, लेकिन आपको रेगुलर बेस क्लास करना होगा, ये नहीं कि आज के 4 दिन बाद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो यही रहा आपके बैच, मैं यहाँ पे फिर भी दिखा रहा हूँ, यही है आपका बैच, जो कि ये चमकता सितारा 2026 के लिए है, ठीक है ना। ये आपका चमकता सितारा 2026 के लिए बैच है, ठीक है ना। ये आपका 2000
ये आपका 2026 के लिए बैच है। तो सभी को जो मेरी क्लास में अभी तक ज्वाइन नहीं होंगे, जो भी बच्चों ज्वाइन अभी तक नहीं होंगे, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना है कि भाई चलो मेरे साथ पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है सर और हर चीज़ फ्री में दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको आना है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया हूँ और मुझे पता है कि क्वेश्चंस कैसे आता है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ आपको रट रट जाना है, ठीक है ना बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और अच्छे से पढ़ना है, राइट। चलिए।